आज हम सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के विषय में बात करेंगे। वास्तव में सामाजिक घटनाएं जो सभी हमारे व्यवहार, क्रियाएं, मनोवृत्ति, नियम, प्रतिमान, मूल्य आदि से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की विशेषताएं होती हैं। सामाजिक घटनाएं वास्तव में इतनी जटिल और परिवर्तनशील होती हैं, इतनी अनिश्चित होती हैं कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना बड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जांचें और पता करें कि वास्तव में इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव है या नहीं। तो इस संबंध में कई आक्षेप उठाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है कि सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती हैं। वास्तव में सामाजिक घटनाएं मानवीय संबंध, व्यवहार, क्रियाओं इन सब से मिलकर बने हुई होती हैं, और ये संबंध व्यवहार वास्तव में इतने जटिल होते हैं कि उन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, गुण आदि सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों का व्यवहार एक दूसरे से नहीं मिल सकता। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग हो जाता है, अलग अलग परिस्थिति में। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाएं जटिल ज़रूर हैं, लेकिन जटिलता तो केवल सापेक्षिक होती है। कोई चीज़ सरल है या जटिल, इसका संबंध तो हमारे ज्ञान से होता है। अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते तो वह हमारे लिए जटिल है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको अपनी मातृभाषा भी कठिन लगती है, लेकिन धीमे धीमे जब सीख जाते हैं तो रोज़मर्रा की बात हो जाती है। तो ऐसे ही सामाजिक घटनाओं में भी हमने हर घटना का सरलीकरण करके या नई नई प्रविधियों का उपयोग करके इनको भी सरल बनाना सीख लिया है, और वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो गया है। दूसरा जो आक्षेप है कि सार्वभौमिकता का अभाव है इनमें, और प्राकृतिक घटनाओं की तरह ये हर जगह एक सी नहीं होती, और सभी जगह सभी नियम, सामाजिक नियम एक से नहीं होते, सामाजिक व्यवहार एक से नहीं होते। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि सार्वभौमिकता वैज्ञानिक नियमों में भी पूर्णतया नहीं होती, उनमें भी कई बार कई शर्तें जुड़ी होती हैं। और सामाजिक घटनाओं में भी कितना भी हम कहें, फिर भी कई ऐसे नियम बन चुके हैं, कुछ ऐसे नियम जिनको कि हम हर स्थिति में सार्वभौमिक मान सकते हैं और लगभग वो सत्य साबित होते हैं। जैसे टूटे या बिखरे परिवार हैं, उनमें बच्चा जो बड़ा होगा वो निश्चित रूप से विघटित व्यक्तित्व वाला होगा, या अपराधी व्यवहार की ओर अग्रसर होता होगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ निर्धनता, बेकारी, इस तरह की समस्याएं होंगी। तो इस तरह से हम समाज में भी कुछ विशेष नियम बना सकते हैं जो कि सार्वभौमिक हो सकते हैं। तीसरी बात जो कही जाती है कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, इनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, उनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वास्तव में व्यक्ति की भावनाएं या व्यवहार या सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं, ये सब चीज़ें जो समाज का हिस्सा हैं, इनको हम केवल प्रतीकात्मक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। इनको न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न नाप सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इनका हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन मापतोल ही अगर प्रमुख है तो एक व्यापारी भी वैज्ञानिक हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आज समाजशास्त्र में ऐसी ऐसी प्रविधियां विकसित कर ली गई हैं, जैसे समाज मिति है, जिससे कि सामाजिक व्यवहार को भी हम काफ़ी कुछ हद तक माप सकते हैं। चौथी बात जो कही जाती है कि वस्तुनिष्ठता नहीं होती सामाजिक घटनाओं में। यानी वस्तुनिष्ठता मतलब हम किसी भी घटना को बिल्कुल तटस्थ होकर अध्ययन करें, उसमें अपने विचार शामिल न करें, या हम कह सकते हैं किसी भी सामाजिक घटना को हम एक वस्तु रूप में अध्ययन करें, वस्तु के रूप में लें, उनसे जुड़े नहीं, अलग रहें। और अब सामाजिक व्यवहार कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं जिनसे कि व्यक्ति को कोई लगाव नहीं होगा या कोई द्वेष नहीं होगा, बल्कि हम तो इसी समाज में रहते हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, इसकी प्रथाओं से, परंपराओं से, सब व्यक्तियों से, सभी से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल अलग हो पाना या अपने व्यक्तिगत विचारों से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी
अब जैसे जैसे नई प्रविधियां आती जा रही हैं, नए नए उपकरण डेवलप होते जा रहे हैं, उनसे सामाजिक घटनाओं में भी वस्तुनिष्ठता बढ़ती जा रही है। जैसे निदर्शन या सैम्पलिंग एक ऐसी प्रविधि है जिससे कि हम सामाजिक तथ्यों को भी काफ़ी वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन कर सकते हैं। पांचवी चीज़ ये कही जाती है कि सामाजिक घटनाएं बहुत परिवर्तनशील होती हैं और कोई भी चीज़ लंबे समय तक एक सी नहीं रहती। और प्रकृति में जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। 2 और 2 4 हैं, हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। लेकिन सामाजिक घटनाओं में ऐसा नहीं होता। मनुष्य के व्यवहार, आदर्श, रीति रिवाज, परंपराएं, दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है तो व्यक्ति का व्यवहार और संबंध भी बदलते रहते हैं। समय जैसे बदलता है वैसा वैसा व्यक्ति भी बदलता रहता है। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान दे करके इस परिवर्तन के बाद भी सामाजिक घटनाओं की निश्चितता और एक उनमें भी एक क्रम को ढूंढ सकते हैं, और यही निश्चितता और क्रमबद्धता वैज्ञानिक अध्ययन संभव कर देगी। छठी चीज़ जो कही जाती है गुणात्मकता, कि प्राकृतिक घटनाएं तो परिमाणात्मक होती हैं, यानी उनको नापा भी जा सकता है, और सामाजिक घटनाएं वो गुणात्मक होती हैं, उनको न तो देखना संभव है न उनके निश्चित नापतोल करना संभव है। जैसे सहयोग, संघर्ष, पक्षपात, विचार, मूल्य, ये सब गुणात्मक तो हैं लेकिन इनका परिमाण बहुत मुश्किल है। अब जैसे 2 व्यक्तियों में कितना प्रेम है, कितना संघर्ष है, हम इसका कोई नाप नहीं कर सकते, केवल अनुमान किया जा सकता है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो आरंभ में तो सभी तथ्य गुणात्मक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम विकसित उपकरणों और प्रविधियों को शामिल करते हैं तो उसकी प्रकृति परिमाणात्मक बनती जाती है। ऐसे ही सामाजिक घटनाओं को भी हम काफ़ी हद तक परिमाणात्मक बना सकते हैं और उनका अध्ययन संभव कर सकते हैं। अगली बात जो कही जाती है कि सामाजिक घटनाओं में प्रयोगीकरण का अभाव है। प्राकृतिक घटनाओं की तरह इनका हम प्रयोग किसी बंद लैब में नहीं कर सकते। वास्तव में भाई किसी व्यक्ति को बंद करके कमरे में हम उस पर अध्ययन तो नहीं कर सकते तरह तरह के। लेकिन अगर हम सच में देखें तो प्राकृतिक जो प्रमुख नियम हैं प्राकृतिक विज्ञानों के, और न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, मार्कोनी, ये सब जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने विश्वविख्यात सिद्धांतों का निर्माण बंद प्रयोगशालाओं में नहीं किया था बल्कि खुले वातावरण में किया था। तो ऐसे ही कोई भी घटना प्राकृतिक हो या सामाजिक, उसके ऊपर प्रैक्टिकल हम या प्रयोग खुले समाज में भी कर सकते हैं। हालांकि समाज के किसी हिस्से को हम हाथ में लेकर के उस पर कोई केमिकल डाल के रिएक्शन नहीं देख सकते, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें हमने सामाजिक व्यवहारों को एक प्रयोग के तौर पर लिया है। जैसे कि समाजीकरण के ऊपर कुछ प्रयोग हुए हैं कि एक बच्ची को 6 महीने तक कमरे में बंद रखा गया और उसके व्यवहारों का अध्ययन किया गया, तो 6 महीने तक उसने कुछ भी नहीं सीखा। तो इस तरह से हम कुछ हद तक प्रैक्टिकल समाज में भी कर सकते हैं। अगली चीज़ जो कही जाती है कि पूर्वानुमान का अभाव है समाज में, यानी कि हम सामाजिक घटनाओं के विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा, ऐसा नहीं बता सकते। हालांकि ये भविष्यवाणी अगर हम प्राकृतिक विज्ञानों के संदर्भ में देखें तो वहाँ भी 100% सही नहीं होती, वहाँ भी अनुमान पर आधारित रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे ही हम समाज में भी कुछ घटनाओं के आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा, किस परिस्थिति में क्या हो सकता है। तो यही प्राकृतिक विज्ञानों में भी है, काफ़ी कुछ अनुमान भी शामिल होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो विज्ञान विज्ञान होता है, इसमें किसी फ़र्क की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, चाहे समाज हो या प्राकृतिक विज्ञान हो। यहाँ विज्ञान का मतलब एक पद्धति से है। कोई भी घटना हो, प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से उसका व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो हम ऐसे ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक अध्ययन पूर्णतया संभव है। धन्यवाद।